और BLA 1 भी हैं, दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज परिवर्तन संकल्प यात्रा के तहत आयोजित मुनस्यारी में इस सम्मेलन में हमारे बीच उपस्थित हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष भाई मनोहर टोलिया जी, बहुत ही उत्साही, बहुत ही जुझारू और प्रदेश और अपने क्षेत्र के लिए समर्पित। मंचासीन हमारे बहुत ही आदरणीय साथी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और हमारे राज्य के कांग्रेस प्रभारी आदरणीय श्री मनोज यादव जी। मंचासीन आज के बर्थडे बॉय, आपके भविष्य की आशा, और आप तक ये सीमित नहीं बल्कि उत्तराखंड के भी बहुत उम्मीद के साथ जिन पर नजर लगी है पूरे प्रदेश से, ऐसे हमारे जुझारू, संघर्षशील और रिजल्ट ओरिएंटेड विधायक भाई हरीश धामी जी। मंचासीन हमारे पूर्व विधायक साथी श्री हिमेश खरपाल जी, आनंद रावत जी, सम्मानित मंचासीन शशि थापा जी जो कि नगर पालिका अध्यक्ष हैं धारचूला से, नंदा बिष्ट जी महिला अध्यक्ष, यहाँ पर जिला महिला अध्यक्ष, और श्री निरुपल बरव्याल जी विधायक प्रतिनिधि, श्री भूपेंद्र थापा जी, अश्वनी नपलचाल जी, पदम सिंह कुंवर जी, राम सिंह रोटाया जी, संदीप वर्मा जी, बलवंत गुरपाल जी, मुंजियाल जी, अभिषेक धामी जी, जगत बिरथवाल जी, सौरभ मारतोलिया जी और मंचासीन सभी गणमान्य साथी, महिला ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मुनस्यारी के अध्यक्ष भाई दान सिंह जी, सम्मानित कनाली सेना के अध्यक्ष भाई कमलदीप सिंह बिष्ट जी, भाई चंचल बोरा जी, हिमांशु चुफाल जी, सम्मानित नगर पालिका के अध्यक्ष भाई गिरीश चुफाल जी, सम्मानित प्रदीप पाल जी, प्रशांत भंडारी जी, देवराम जी, धर्मेंद्र कुमैया जी, कैलाश पंत जी, क्षेत्र पंचायत की प्रमुख डॉक्टर कविता महर जी, सम्मानित नरेश द्विवेदी जी, जगत महर जी, मान सिंह मेहता जी, तल्ला जौहार के अध्यक्ष भाई श्री धर्मशक्तु जी, महेंद्र परिहार जी, जिला पंचायत के सम्मानित सदस्य, सभी प्रकोष्ठों के सम्मानित अध्यक्षगण, सभी प्रकोष्ठों के सम्मानित पदाधिकारीगण, महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, NSUI, सैनिक प्रकोष्ठ, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, किसान प्रकोष्ठ, अनुसूचित प्रकोष्ठ, जनजाति प्रकोष्ठ, सभी प्रकोष्ठों के हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण और मुनस्यार और धारचूला के हमारे सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, मैं गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष आप सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आज का दिन दोहरी खुशी लेकर आया। एक तो मुनस्यारी में हमारे इस परिवर्तन संकल्प सम्मेलन का आयोजन होना, और दूसरी खुशी उसमें और एक खुशी का जुड़ जाना कि आज हमारे माननीय विधायक हरीश धामी का जन्मदिन भी है। तो हम सब की ओर से, पूरे धारचूला और मुनस्यारी की ओर से मैं गणेश गोदियाल आप सब की तरफ से श्री हरीश धामी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस मौके पर मैं चाहता हूं कि वो यहां पर आगे आएं, और मैं चूंकि यहां पर यही उपलब्ध है, जब भगवान की पूजा होती है तो जो भी पत्रम पुष्पम चढ़ते हैं वो ये कहा जाता है कि पत्रम पुष्पम समर्पयामि। अब उस वहां पर कभी अगर फूल ना हो तो पत्ते ही चढ़ा दिया करते हैं, क्योंकि भाई देश काल परिस्थिति के हिसाब से। अब वैसे तो केक लाना था हमने यहाँ पर केक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं हुई। अगर अभी भी हो सकती तो जाते जाते हम काट देंगे, अगर नजदीक में कहीं हो सकता है तो। पर फिर भी मैं यहाँ पर उपलब्ध ये संसाधन जो हैं, दो संसाधन यहाँ पर उपलब्ध हैं। एक तो हमारी पारंपरिक बात यह है कि टोपी मैं उन्हें पहनाऊंगा,
पहाड़ी टोपी और दूसरा उनको माल्यार्पण करके हम सब की ओर से उनका अभिनंदन करूंगा। तो मैं तब तक के लिए अपने संबोधन को यहाँ पर थोड़ा विराम दे रहा हूँ। Happy birthday to you. वाह, Happy birthday to you. Happy birthday. हैप्पी बर्थडे टू यू। हर दिन ये आए बाहर हर दिन ये आए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। Happy बर्थडे birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज मुझे इस ऐतिहासिक और पर्यटन की नगरी मुनस्यारी में आप सब लोगों को संबोधित करते हुए बहुत ही हर्ष का ये विषय है और मुझे बहुत खुशी इसमें महसूस हो रही है। मैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के संदेश को लेकर, मैं यहाँ पर आदरणीय राहुल गांधी जी के संदेश को लेकर और मैं यहाँ पर भविष्य की उम्मीदों को साकार करने के निवेदन को लेकर आपके सामने आया हूँ। और मैं इसको इस बात से शुरू करूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वो समाज जो अपने बीच में से एक कुशल व्यक्ति को अपना नेतृत्व सौंपता है और एक अपने बीच में से नेता बनाता है, और वो नेता अपने समाज के लिए, अपने इलाके के लिए, अपने हित और अनहित की परवाह किए बिना रात और दिन एक करने का अगर किसी व्यक्ति में चरित्र दिखता है तो मुझे वो नंबर 1 पर हरीश धामी विधायक के रूप में दिखता है। मैं मुनस्यारी और धारचूला की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने अपने बीच में से एक खरे व्यक्ति को अपना नुमाइंदी, अपना नेतृत्व सौंपा, अपना नेता बनाया। और मुझे विश्वास है कि जब तक इस व्यक्ति के हाथ में इस विधानसभा क्षेत्र की बागडोर रहेगी, तब तक इस विधानसभा क्षेत्र के एक भी व्यक्ति के साथ कोई भी सरकार हो, लेकिन वो सरकार भेदभाव नहीं कर सकती। एक मजबूत नेतृत्व इस क्षेत्र का एक मजबूत व्यक्ति के हाथ में है। मैं हरीश धामी जी को तब से जानता हूं जब वो मेरे साथ विधायक के रूप में सदन में मौजूद थे। वो आज भी विधायक के रूप में सदन में मौजूद हैं। ये इस क्षेत्र की कृपा और इस क्षेत्र का आशीर्वाद उन पर है। लेकिन लगातार 3 बार 2012, 2017 और 2022 में आप लोगों ने जिस विश्वास के साथ उन्हें नेतृत्व सौंपा, मुझे उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में इससे भी मजबूती के साथ जो अपेक्षाएं आपकी हैं, उन अपेक्षाओं को पार्टी पूरा करते हुए आपके इस विधायक को और आपको सेवा करने का मजबूती से अवसर प्रदान करेगी। लेकिन आपको भी एक काम करना है। इस दीपक को, जिस दीपक की लौ जलकर पूरे इलाके में रोशनी बिखेरने का काम कर रही है, इस दीपक को जलते रहने के लिए आपको संरक्षण प्रदान करना है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, वैसे तो कांग्रेस हमेशा ऐसे समाजों की, ऐसे इलाकों की हितैषी रही है कि जो इस भौतिक युग में भौतिक विकास में पिछड़ गए। आपको याद होगा कि जब भारत आजाद हुआ और हमारे सीमावर्ती इलाकों से हमारे एसटी के समाज के भाइयों के द्वारा उनके व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, तो जवाहरलाल नेहरू जी के पास उनका एक प्रतिनिधिमंडल, आप लोगों का एक एसटी समाज का प्रतिनिधिमंडल उनके पास गया और उनसे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जो स्थितियां हैं, उन अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की वजह से हमारे व्यापार पर प्रतिकूल असर पड़ा है, हम क्या करें। जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय हमारे पूरे उत्तराखंड के उस एसटी, हम तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उस समय एसटी समाज को एसटी का दर्जा उस समय की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में दिया। और उसके बाद यहां पे जो जनरल कास्टें छूट गई थी, तो दूसरा जवाहरलाल नेहरू तुम्हारे बीच पैदा हुआ, ये हरीश धामी, जिस हरीश धामी ने उस छूटे हुए समाज को
ओबीसी के तहत रिजर्वेशन का काम। किसी ने सपने में सोचा था कि ठाकुरों के और पंडितों के बच्चे रिजर्वेशन के आधार पर, मैंने सुना है कि यहां पर 8-8, 10-10 पीसीएस के ऑफिसर अभी नए नए लोग बने हैं। क्या किसी ने कभी सोचा था कि रिजर्वेशन के आधार पर थोड़ी सी मदद हरीश धामी के द्वारा सभी सर्व समाज को ऐसी मदद दी जाएगी, सवर्ण समाज को ऐसी मदद दी जाएगी? लेकिन मैंने कहा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये वैसा दीदावर है जिसने अनहोनी को होनी में बदल दिया, जो नहीं हो सकता था। मुझे नहीं लगता कि मुनस्यार और धारचूला के किसी गांव से किसी सवर्ण समाज के लोगों ने कभी आंदोलन किया हो कि हमें ओबीसी का रिजर्वेशन दीजिए। लेकिन एक व्यक्ति के पास बहुत लंबी सोच थी कि हम विधायक आज हैं, 10 साल रहे, 20 साल रहे, 30 साल रहे, लेकिन जो मैं इस क्षेत्र के लिए कर रहा हूं ये अनंत समय तक के लिए है। और ये तोहफा धामी जी की तरफ से समाज के लिए अनंत समय तक है, इस क्षेत्र के लिए अनंत समय तक के लिए है। साथियों, कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस का चाहे केंद्रीय स्तर पर हो और चाहे राज्य के स्तर पर हो, चाहे आपके विधायक के स्तर पर हो, हमेशा इस क्षेत्र का हित कांग्रेस के साथ जुड़ा रहा। और एक बात और कहना चाहता हूं, चूंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं तो इसलिए मुनस्यारी में कही गई बात उत्तरकाशी तक भी लागू होगी, मुनस्यारी में कही गई बात उधम सिंह नगर तक भी लागू होगी, और मुनस्यारी में कही गई बात धारचूला और देहरादून और हरिद्वार तक भी लागू होगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप सबका ये परम कर्तव्य है कि आप कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए काम करें। और वो क्यों? क्योंकि हमने ये महसूस किया और आप भी ये महसूस करेंगे कि जब जब कांग्रेस कमजोर हुई तब जब कांग्रेस कमजोर हुई तब तक जो हमारे गरीब तबके हैं, जो हमारे पिछड़े तबके हैं, जो हमारे अनुसूचित तबके हैं, जनजाति के समाज हैं, तब इन तबकों पर और ज्यादा सत्ता नहीं, तब इन तबकों पर और ज्यादा जुल्म ढाए हैं। आज भी वही हो रहा है। आज पूरे देश में यही स्थितियां हैं। आप जानते हैं कि सरकार किस तरह से अपनी संख्या बल बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है, और संख्या बल जनता के मतों से नहीं बढ़ाना चाहती। सरकार संख्या बल पैसों से खरीद कर बढ़ाना चाहती है। किसी भी तरह हो, पैसा कितना देना पड़े, पर एमपी खरीदो, एमएलए खरीदो, विधानसभा के सदस्य खरीदो, लोकसभा के सदस्य खरीदो, राज्यसभा के सदस्य खरीदो और विधान परिषदों के सदस्य खरीदो। क्यों? क्योंकि सरकार देश में जो संविधान है उस संविधान को बदलना चाहती है। और संविधान को क्यों बदलना चाहती है? आप स्वयं समझ सकते हैं कि भारत का संविधान गरीबों का, अनुसूचित लोगों का, जनजातियों का, आदिवासियों का और गरीब तबके का संरक्षण करता है। लेकिन ये सरकार चाहती है कि ये जो गरीब तबके का और अनुसूचित समाज का ये जो संरक्षण करने वाला संविधान है इसको बदला जाना आवश्यक है, इसलिए इनको संख्या बढ़ाना है। मैं अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, सरकार ने महिला आरक्षण पर नकली हाय तौबा मचाई, नकली हाय तौबा। महिलाओं के लिए आरक्षण कब का पास हो चुका है। विधानसभाओं में, विधान परिषदों में महिलाओं का आरक्षण कांग्रेस की मदद से बहुत पहले पास हो चुका है। अब सरकार कह रही है कि हम पहले परिसीमन करेंगे। भाई, अगर आपको महिलाओं के लिए आरक्षण करना है तो आप सीधा आरक्षण करके चुनाव कराइए ना। इस प्रदेश में 70 सीटें हैं और 70 सीटों में आप महिलाओं के लिए तय आरक्षण लागू करिए और उसके बाद चुनाव कराइए। 2027 से पहले कर दीजिए और 2027 में इसी आधार पर चुनाव कराइए। हमें तो खुशी है, लेकिन सरकार को महिला आरक्षण लागू करना नहीं है और खाली बेमतलब का बवंडर करना है कि कांग्रेस ने उन्हीं दे। भाई, राज्य में तुम्हारी सरकार, केंद्र में तुम्हारी सरकार, चुनाव आयोग तुम्हारा, सब ऊपर से नीचे तक तुम्हारा, और अब कांग्रेस नहीं करने दे रही है। ये क्या बात हुई? असल में महिलाओं की हितैषी ये सरकार नहीं है। और ये जो परिसीमन करना चाह रहे हैं, ये सीटें जो बढ़ाना चाह रहे हैं, ये इसका असर इनको ये लगता है कि जहां इनका प्रभाव ज्यादा है, खास करके जो हिंदी भाषी राज्य हैं, हिंदी भाषी राज्यों में ज्यादा जब सीटें बढ़ेंगी तो इनको लगता है कि इनकी संख्या जो संविधान बदलने के लिए आवश्यक चाहिए वो संख्या इनको मिल जाएगी और तब ये संविधान को बदल देंगे। पर मैं ये कहना चाहता हूं, इस प्रदेश में
हमारी 70 सीटों के परिसीमन करने के बाद 105 सीटें हो जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं मुनस्यार के हमारे भाइयों से, हमारे पूरे प्रदेश के लोगों से, हमारे धारचूला के भाई भी यहां बहुत से आए हुए हैं, सबसे मैं पूछना चाहता हूं 70 विधायकों में अब 105 विधायक करने हैं, वो बोझ किसके ऊपर पड़ेगा? एक तरफ ये सरकार 8,000 की नौकरी करने वाले को समय पर तनख्वाह नहीं दे पा रही है। बहुत से ऐसे लोग होंगे जो पीआरडी के हमारे जवान हैं, वो अपने परमानेंट नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत से हमारे अतिथि शिक्षक हैं, वो कब से ये नौकरी कर रहे हैं अतिथि शिक्षक के रूप में कि हम कभी परमानेंट होंगे, सरकार उनको परमानेंट नहीं कर पा रही है। सरकार ने कम से कम 20,000 इस प्रदेश के ऐसे पद हैं जिनको आउटसोर्सिंग के माध्यम से ठेके पर दे रखा है, उनको टाइम पे तनख्वाह नहीं मिल रही है। लेकिन सरकार के पास पैसा है कि 70 विधायकों की जगह पर 105 विधायक कर दिए जाएं। इसके लिए सरकार के पास पैसा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि भाई इससे किसका हित होने वाला है, इससे किसका फायदा होने वाला है? गणेश कोदियाल विधायक बने न बने ये महत्वपूर्ण नहीं है, किसी पार्टी का कोई व्यक्ति विधायक बने न बने ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि अगर किसी 8,000, 10,000, 15,000 की नौकरी महीने में करने वाले व्यक्ति को अगर समय पर तनख्वाह न दे सके तो वो सरकार के माथे पर कलंक है। पहले सरकार को उस कलंक को धोने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे सभी साथी यहां पर जानते हैं कि सरकार सिर्फ और सिर्फ झूठ के दम पर देहरादून में गठित हुई और इन्होंने ये चलाया कि कांग्रेस पार्टी हिंदू धर्म मतलब अपने लिए चलाया कि ये हिंदू धर्म के पक्षधर हैं और हमारे लिए चलाया कि हम इसके विरोधी हैं। मेरे भाइयों, मैं गणेश कोदियाल, मैं 6.5 साल बद्रीनाथ और केदारनाथ का चेयरमैन रहा। जिस मंदिर में जाने के लिए जीवन भर हमारे सनातन के अनुयायी भाई और बहन जीवन भर एक लक्ष्य रखते हैं कि हमने जिंदगी में एक बार बद्रीनाथ और केदारनाथ जाना है, वहां का 6.5 साल तक मैं अध्यक्ष रहा। और जब अध्यक्ष रहा तो ये बीजेपी की सरकार आने के बाद मेरी 50 जांचें कर ले, लेकिन बाल बराबर में कोई अनियमितता 6.5 साल के कार्यकाल में बद्रीनाथ और केदारनाथ में नहीं पा नहीं सके। क्यों? क्योंकि मैंने उस पद को भगवान की सेवा के रूप में ग्रहण किया। मैंने सोचा कि मैं इस पद पर जो नियुक्त हुआ हूं, मुझे परमेश्वर की सेवा करनी है। जिस संस्थान की स्थापना, जिन मंदिरों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की हो, उस संस्थान पर अध्यक्ष के पद पर कुछ समय के लिए नामित होने के लिए पता नहीं कितने पूर्व जन्मों के अच्छे फलों का परिणाम रहा होगा। और मैंने वो निर्णय किया वहां जाकर कि इस संस्थान से मैंने तनख्वाह लूंगा, न टीएडीए लूंगा, मैं 1 रुपए भी यहां से नहीं लूंगा, क्योंकि यहां पर मैं सेवा करने के लिए आ रखा हूं। और उसके बाद जब मैं वहां से हटा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने अपने लोगों को वहां नामित किया, तो आपने पिछले दिनों देखा होगा कि 200 किलो सोने का केदारनाथ में, अकेले केदारनाथ में 200 किलो सोने का गड़बड़ झाला कर दिया। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों को, आप लोगों ने इस सरकार को, मैं जनता को पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश की जनता को पूछना चाहता हूं मैं, आप लोगों ने जिस सरकार को सिर्फ इसलिए चुना कि ये धर्म की रक्षा करेंगे, वास्तविक रूप में ये धार्मिक लोग नहीं है, ये विधर्मी लोग हैं, ये अधर्मी लोग हैं। और इन अधर्मी लोगों से धर्म की रक्षा नहीं हो सकती। ये अधर्मी लोग इसी रूप में है जैसे आप घरों में दूध रख देते हैं और कोई ढड्डू आके, बिल्ला आके वो दूध पी जाए और आपके अनुपस्थिति में दूध पी के बाहर निकलकर अपनी मूंछों पर जीभ फेरे, ये उसी तरह के लोग हैं। अंदर मंदिरों का सोना गायब कर रहे हैं और बाहर आकर जय श्री राम कर रहे हैं। जनता को इस बात को बहुत बारीकी से समझना होगा। ये धर्म की बात, राजनीति में धर्म की बात आपके हित के लिए नहीं जोड़ रहे हैं। ये राजनीति में धर्म की मिलावट अपने राजनीतिक हितों के लिए कर रहे हैं। आज राम मंदिर का चढ़ावा क्या हुआ? मुझे तो लगता है कि अब क्या बोल रहे हैं, अब क्या बोल रहे हैं कि राम मंदिर का चढ़ावा अगर चोरी भी हो गया तो राम मंदिर बोल रहे हैं कि हम ही ने तो बनाया था। अब भाई राम मंदिर अगर इन्होंने बनाया, पहले तो इन्होंने नहीं बनाया, राम मंदिर बनाने के लिए इस देश के 100 करोड़ लोगों ने अनेक रूप से उसमें सहयोग किया। हम भी उसमें शामिल हैं, ये मंच पर बैठे हुए सब लोग उसमें शामिल हैं, आप सब लोग उसमें शामिल हैं।
सबने उसके लिए 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए, 1000, 10,000 अपनी अपनी इच्छा अनुसार और अपनी अपनी हैसियत के अनुसार उस मंदिर के लिए दान दिया, तब जाके मंदिर बना। लेकिन अब इनका ये जवाब कि हमने बनाया और हम ही निकाल रहे हैं, तो फर्क क्या है? ये दिखाता है कि वास्तविक रूप में धार्मिक नहीं है। अगर आप यकीन मानिए, अगर आज केंद्र में कांग्रेस की सत्ता होती और अगर किसी मंदिर का 1 रुपया भी सरकार की सहायता पर इधर उधर हुआ होता तो पूरे भारत वर्ष में ये लोग क्या कर देते भगवान जाने, जगह जगह से क्या कर देते पता नहीं। लेकिन आज वो जो गोदी मीडिया रोज रात दिन चिल्लाते रहते हैं ना, वो भी चुप बैठे हुए हैं, उनको भी कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि वो हिस्सा उनको भी जाता होगा। ये पैसा कहां जा रहा है? मंदिरों का पैसा कहां जा रहा है? और जांच होगी तो एक मंदिर नहीं, कई मंदिर ऐसे निकलेंगे जिनसे ये लोग पैसा चुराने का काम कर रहे हैं। ये पैसा कहां जा रहा है? ये सब पैसा विधायकों को और MP सांसदों को खरीदने में जा रहा है। ये कहां से धार्मिक हो गए? ये धार्मिक नहीं हो सकते। मेरे प्यारे भाइयों, हमारे धारचूला से लेके और उत्तरकाशी तक जब उत्तराखंड राज्य के आंदोलन की बात थी तो हमारे सभी भाइयों और बहनों ने नारा दिया कि हम कोरा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। उस बात का आशय यह था कि हम भले तकलीफ झेलें, लेकिन हम अपनी आगे की पीढ़ी के लिए अच्छा रास्ता बनाएंगे। क्या वो आज अच्छा रास्ता बन गया? हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? नौकरी आती है तो नौकरी आती है तो मंत्री पहले जो है सेटिंग कर देते हैं। बीजेपी के विधायकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि मंत्रीगण एक एक नौकरी 20-20 लाख में बेच रहे हैं। क्या होगा? हमारी दीदियां, हमारी बहनें 1 महीने 2 महीने में 4 किलो घी बनाती हैं और वो घी बनाकर कहीं बेचती हैं 800 रुपए, 1000 रुपए किलो। अगर गाय का घी होगा तो 1000 और भैंस का होगा तो 800 रुपए किलो के हिसाब से बेचती हैं। और तब कोशिश करती हैं कि उनके बच्चे जो ट्यूशन ले रहे हैं, उनके बच्चे जो कोचिंग ले रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनको कुछ मदद हो जाए, उनकी फीस जमा हो जाए। 2 महीने मेहनत करने के बाद 4 किलो घी बनाने वाली हमारी बहनें, और जब ये पता चलता है कि ठीक परीक्षा के टाइम पे और इनका पेपर लीक हो गया तो कितना बड़ा दुख होता होगा। सोचिए आप, सरकार को कुछ पढ़िए, सरकार को कोई बात पढ़िए। आपके विधानसभा क्षेत्र में रोजगार की बात नहीं है, लेकिन दारू की दुकान खुलानी होगी तो एक दुकान के पीछे 2-2, 3-3 दुकानें खुलाने को तैयार बैठे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि सरकार चाहती है कि युवा नौकरी के लिए लामबंद न हो, युवा नौकरी के लिए एकजुट न हो, मांग न करें, बस शराब पिए, नशे में रहें और सरकार के सामने प्रश्न न पूछें। ये सब क्या है? क्या यही सपना हम लोगों ने देखा था? इसलिए मैं चाहता हूं कि समय बहुत हो गया, धूप भी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपसे मैं एक वचन चाहता हूं, और वो वचन ये चाहता हूं कि ऐसे एक युवा आपका साथी, आपका नुमाइंदगी करने वाला व्यक्ति जो अपने हित की परवाह न करके सिर्फ और सिर्फ इस क्षेत्र के विकास की बात करता है, हरीश धामी, मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझे वचन दें कि आने वाले चुनाव में आप सब उसका साथ और समर्थन देंगे। मैं एक बात बताना चाहता हूं, कल हम आ रहे थे और हरीश धामी जी की गाड़ी में मैं बैठा था, वो गाड़ी चला रहे थे, मनोज जी भी बैठे थे, हम लोग एक गाड़ी में चल रहे थे। हरीश धामी जी ने जहां काली और गोरी नदी का संगम है, क्या कहते हैं उस जगह को? जौलजीबी के थोड़ा ऊपर, हाँ, जौलजीबी के थोड़ा ऊपर से जब हमने बात शुरू की, धामी जी ने कहा कि मैं चाहता हूं भाई साहब सरकार बन जाए और मैं इस क्षेत्र के 10,000 युवाओं को रोजगार देना चाहता हूं, 10,000। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ये विजन, ये विचार, ये सामान्य आदमी का नहीं हो सकता। ये सामान्य आदमी का विचार नहीं है, ये व्यक्ति विलक्षण है। और मैं गणेश गोदियाल गारंटी देता हूं कि कांग्रेस की सरकार बनने पे इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक उस परिवार से एक व्यक्ति को जिसमें कोई सरकारी सेवा में नहीं है, हरीश धामी जी की संस्कृति पर 10,000 युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। मैं यहां से ऐलान करना चाहता हूं। इस विधानसभा क्षेत्र में वो तमाम संभावनाएं बहुत खड़ी हैं। हम सामने से देख रहे हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र में वो तमाम संभावनाएं हैं जो 10,000 युवाओं को नवसृजित रोजगार पर लगाने का जो योजना काम कर सकती है। ऐसी तमाम संभावनाएं यहां हैं। इसलिए
मैं आपसे ये वचन चाहता हूं कि आप सब लोग हरीश धामी जी को आने वाले समय में अपने छोटे मोटे स्वार्थों को दरकिनार करते हुए, मैंने कहा हो सकता है 2012, 2017, 2022 इस 15 साल के कार्यकाल में हो सकता है कि कोई व्यक्ति थोड़ा बहुत नाराज हो, लेकिन मैं उस व्यक्ति को भी कहना चाहता हूं कि हरीश धामी जी की नई जो पारी होगी वो और ताकत के साथ होगी, और सबसे पहले नंबर उसी व्यक्ति का आएगा जिसने 15 साल तक हरीश धामी जी को साथ दिया है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये कार्यक्रम पहले धारचूला में भी करने का विचार था, लेकिन मेरी और हरीश धामी जी की जो बात हुई, हम चाहते हैं कि धारचूला में हमारे कांग्रेस के केंद्रीय कोई बड़े नेता भी आए, तो हम चाहते हैं कि अक्टूबर में वहां से दिल्ली से हमारे कोई और बड़े नेता भी आए और हम धारचूला में एक विशाल जनसभा वहां पर आयोजित करें और उस जनसभा को हमारे कोई केंद्रीय नेता भी संबोधित करें। तो हम अक्टूबर में वहां आएंगे। बहुत अधिक न कहते हुए मैं आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि ये परिवर्तन बहुत आवश्यक है। आपने अंकिता भंडारी का केस सुना होगा। एक लड़की पढ़ी लिखी गरीब घर की थी, देहरादून गई और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर उस पर लगी और 15 दिन में उसके जीवन की लीला समाप्त कर दी गई। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पुष्कर धामी जी उसको इसलिए बचा रहे हैं उस अपराधी को क्योंकि वो उनकी पार्टी का नेता है। आपने ये भी सुना होगा कि एक किसान ने आत्महत्या करते हुए गोली मारी अपने को और कहा कि मेरे संघों को बेचकर पैसे ले लेना सरकार, इनको पैसे की कमी हो गई है, पैसे की इनको इतनी जरूरत पड़ गई है। ये भी इसी राज्य में हुआ। इन सब बेरोजगारी चरम पर है। सोने की कीमत 1,80,000 पहुंच गई है। हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बंद अपनी बेटियों की शादी में अगर 2 तोला 4 तोला सोना अगर शगुन के रूप में देना भी चाह रहे होंगे तो वो भी संभव नहीं हो पा रहा है। ऐसी परिस्थिति में, इन तकलीफों में, इन सब बीमारियों का इलाज एक ही इलाज है और वो इलाज है परिवर्तन। और इस सरकार का परिवर्तन करके, देहरादून में उस सरकार का परिवर्तन करके और इस विधानसभा क्षेत्र में हरीश धामी जी को मजबूती देकर रिकॉर्ड बहुमत से, रिकॉर्ड पूरे उत्तराखंड का रिकॉर्ड हरीश धामी जी के पक्ष में होना चाहिए। मैं ये आपसे गुजारिश करता हूं और इसलिए कि आपने 3 बार इनको समर्थन दिया, एक योग्य व्यक्ति को अपना आशीर्वाद दिया। मैं मुनस्यारी और धारचूला की जनता को पुनः एक बार बहुत विनम्र भाव से आपको अभिवादन करना चाहता हूं, नमन करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि फिर रिकॉर्ड बहुमत से आप इनको समर्थन देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोग आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो मैं केक लाए हैं तो केक भी कटाएंगे। पहले इसको करते हैं, फिर हौच पौच हो जाएगा फिर। नहीं पहले इसको करते। अच्छा, पहले और उसके ये पहले कुछ लोग शामिल हो रहे हैं और फिर उसके बाद जिनको केक खाना होगा वो यहीं बैठे रहेंगे तब तक। तो पहले माल्यार्पण करने वालों में ग्राम प्रधान बसानी तल्ला जोहार संजू शाही जी, ग्राम प्रधान डोर तल्ला जोहार श्री भगवान राम जी, श्री हयात सिंह जी पूर्व प्रधान धामी गांव, श्री केसर सिंह सरपंच साहब धामी गांव, श्री धन सिंह धामी जी धामी गांव, श्री फकीर सिंह धामी जी धामी गांव, श्री पुष्कर सिंह धामी जी धामी गांव, श्री गंगा सिंह फरसवान जी जोसा, श्री केदार सिंह जी धामी गांव, श्री नारायण सिंह एरी जी सैनिक साहब, श्री रमेश सिंह दानू जी, श्री शेर सिंह कोरंगा जी, श्री भगवान राम जी, श्री मनोज कुमार जी, श्री मदन सिंह जी, श्री धर्मराम जी, श्री सुभाष राम जी, श्री गजेंद्र सिंह जी, श्री नरेंद्र धामी जी, अशोक कार्की जी, दीवान कार्की जी, चंदू कार्की जी, दीपक विश्व जी, जीतू कार्की जी, मयंक कार्की जी, दिनेश भाई जी, राजन दयाल जी, कलावती देवी जी, द्रौपदी देवी जी और महेंद्र सिंह ठाकुर जी, श्री कविंद्र सिंह बिष्ट जी, श्री राजन दयाल जी, श्री गोकर्ण सिंह रोलपा जी, आप सभी का कृपया हमारे सहप्रभारी जी माल्यार्पण करके इन्हें स्वागत करेंगे, शामिल करेंगे। आप सब लोगों का एक नगर अध्यक्ष बनी है ना, मुंशियारी नगर अध्यक्ष नया बना है, कल उसको भी माल्यार्पण। मुंशियारी नगर के नगर अध्यक्ष कल नियुक्त हुए हैं। हीरा जी।
मैं बीना जी का बहुत ही स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सह प्रभारी जी से निवेदन है कि कृपया उनका भी माल्यार्पण करने का कष्ट करेंगे। बीना जी कहाँ हैं? ये शामिल हो रहे हैं। इसके साथ साथ श्री समकोट से श्री हरीश बसेड़ा जी और ये क्या है? सेंड्रा कुंदन सिंह मेहता शरणार्थी सूबेदार। शरणार्थी से सूबेदार साहब श्री कुंदन सिंह मेहता जी ये भी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अध्यक्ष जी काम करो जो बाकी वाला ढके बैठा फोटोग्राफी हो जाएगी ना गणेश भावना के पास जितने फोटो हो जाएगी ना माला सर जितने गंगा जितना माला हो जाए नीचे उतारो नीचे करेंगे ऐसे इधर को मुंह फोटोग्राफी हो जाएगी। साथ में चलूँ बढ़िया करके क्या करना ठीक है यार भीड़ कम कर दो मन से फिर ऐसा लाइन हो जाएगा सबका यहाँ के ऊपर भी आना चाहिए। सारे लोग खाना खा जाएंगे प्लीज। आप ही लोगों के लिए खाना बनाया है यहीं पर सिर्फ मंदिर पीछे खाना खाएंगे सभी लोग खाना खा के जाएंगे। अभी विधायक जी का केक कटना है। लाइन लगा लो और जितने लोग अपने गाड़ी में आए हैं दूर दराज से वो लोग सावधानी पूर्वक चले अपने